in this particular video, we are going to learn about the career added protection. Okay, we'll start the new chapter that career added protection. What is that? What do you mean by that? And why we required? We'll see in this particular lecture. Fine. So देखिए हमको पता है कि जो भी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन है कुछ इस तरह से. ट्रांसमिशन लाइन जो है देखिए यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करूँ तो ये आपका ये दोनों जो है वो क्या है, टावर है, ठीक है. और यहाँ पे जो है मान लीजिए कि ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इस तरह से कुछ, ठीक है. तो ये जो है ये हमारा इंसुलेटर है, यहाँ पे इंसुलेटर है. तो ये जो लाइन जो है वो इस तरह से कुछ लगी होती हुई है, ठीक है, ये इस तरह से कुछ लगी होती है. तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ओपन है, एटमॉस्फेयर है, इसका एक्सपोजर जो है वो ओपन है, ठीक है. वो बहुत ही ज्यादा जो मतलब ये एटमॉस्फेयर में ओपनली जो हम इसे टावर के बीच में जो है वो रखते हैं, ठीक है. तो इस तरह से ट्रांसमिशन लाइन आपकी जो है वो दोनों टावर के बीच में इस तरह से रखी होगी. सो इट इज transmission lines are exposed to atmosphere, so the chances and you can say the probability of the fault is very high. okay, तो यहाँ पे जो fault होना जो भी बनता है वो बहुत ज्यादा उसके chances जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो क्या है एटमॉस्फेयर में ओपन जो है वो यहाँ पे हम रखते हैं, ठीक है. सो इसी की वजह से देखिए अगर हम देखें कि इस ये जो एक्सपोजर है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो फिर क्या होगा इसके अंदर जो है वो ट्रांजिएंट फॉल्ट, देखिए इसके अंदर ट्रांजिएंट फॉल्ट जो है वो इंस्टेंट फॉल्ट जो कि हम बोलते हैं ट्रांजिएंट फॉल्ट को, ट्रांजिएंट फॉल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है. ट्रांजिएंट फॉल्ट का आना जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है. हालांकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन का हो सकता है, ट्रांजिएंट जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का हो सकता है, तो फिर सर्किट ब्रेकर की मदद से हम रिक्लोजर जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है. देखिए अगर मैं ऐसा बोलूँ कि what is the main purpose of this particular protection scheme, that main aim of the electrical power system is to what it is to maintain the uninterruptible supply of electricity to consumer. okay, ये main aim हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का. so the electrical faults however cause interruption to the supply. fine. so when a fault takes place, it is detected by protective relays and the fault current is interrupted by the circuit breaker, that we all know. okay, so the maintenance personnel must then rush to the fault location and rectify the fault and restore the supply, and this applies to permanent fault. fine. so बेसिकली क्या होता है, अगर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन है हमारे पास, ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन अगर हमारे पास है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है ज्यादा जो है वो स्विचिंग या फिर जो है हम कह सकते हैं लाइटनिंग की वजह से जो है वो सर्जेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है. और अगर बात करें हम कि लो वोल्टेज या फिर हम बात करें हाई वोल्टेज या फिर मीडियम वोल्टेज लाइन की, तो वहाँ पे जो है वो ट्रांजिएंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है. ट्रांजिएंट जो है वो हम कह सकते हैं कि जो भी ट्री की ब्रांच है, मतलब जो भी पेड़ या फिर ऐसा कुछ लगा होता है, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी टावर है या फिर पोल है, पोल का डिस्टेंस जो है वो काफी क्या होता है, ये कंपेयर टू दिस टावर क्या होता है, पोल का डिस्टेंस जो है वो कम होता है, ठीक है. वो मतलब वो इतने हाइटेड नहीं होते हैं. तो अगर ये हाइटेड नहीं है तो ट्री की ब्रांच जो है इसके ऊपर अगर गिर जाए तो फिर ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जो है वो अकर होता है इसके, ठीक है. सो यही भी हो सकता है. हालांकि 80% जो है वो फॉल्ट जो है वो ट्रांजिएंट कैटेगरी में बिलो करता है, ठीक है, सॉरी ट्रांजिएंट कैटेगरी में जो है वो फॉल होता है, ठीक है. सो as per the statistics, 80% of the faults are transient fault that is caused by breakdown of air surrounding the insulator. So there is a statistical evidence. fine. So that 80% of fault are not permanent fault. See, 80% faults are not permanent fault but are transient fault. Transient मतलब कि थोड़े से ड्यूरेशन में, ठीक है, थोड़े से ड्यूरेशन में आके वो फॉल्ट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है, ठीक है. दिस फॉल्ट्स आर कॉज्ड बाय ब्रेकडाउन ऑफ एयर सराउंडिंग द इंसुलेटर. देखिए अगर हम ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर ये टावर है और यहाँ पे ये कोई इंसुलेटर मैंने लगाया है, ठीक है,
तो आर्क की वजह से जो है वो मतलब इसके जो भी कंडक्टर के जो भी या फिर इंसुलेटर के इर्द गिर्द जो भी आपकी एयर होगी वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, और वो ब्रेकडाउन जो है वो वहां पे पनप सकता है, ठीक है। सो दिस फॉल्ट्स कैन डिसअपियर बाय देमसेल्फ इफ द सप्लाई इज ब्रीफली इंटरप्टेड एंड द आर्क पाथ इज अलाउड टू डीआयोनाइज। फाइन, see thus the you can see that if we are using 66 केवी लाइन, ओके देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है, टाइप ऑफ फॉल्ट जो है वो ट्रांजिएंट फॉल्ट है तो वो 80% प्रोबेबिलिटी है। सेमी ट्रांजिएंट फॉल्ट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 10% है, और परमानेंट फॉल्ट की प्रोबेबिलिटी जो है वो अकर होने की 10% है। Thus, whenever a fault takes place, we can tentatively assume that a transient fault has interrupted the supply, and we then wait for a short and before switching off the circuit breaker. This is known as the reclosure. Okay, हम wait करते हैं कि ये ट्रांजिएंट फॉल्ट है। ट्रांजिएंट फॉल्ट अगर हुआ तो जो है वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो सकता है कुछ सेकंड्स के बाद, ठीक है, वो माइक्रो सेकंड्स के बाद। क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई लाइन के ऊपर जो है वो ट्री की ब्रांच यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे, ठीक है, ये पेड़ की डाली यहाँ पे पड़ी है, तो उसको बर्न होने का टाइम देगा, ठीक है, उसको बर्न होने का टाइम देगा। अगर तो वो ट्रांजिएंट फॉल्ट हुआ, ये शॉर्ट सर्किट हुआ, हाँ ठीक है हुआ, लेकिन अगर ये बहुत ही कम समय के लिए है तो वो ट्रांजिएंट फॉल्ट होगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे जो है वो कितने परसेंटेज प्रोबेबिलिटी, 80%। स्टेटिस्टिक वो दिखाता है कि 80% जो फॉल्ट है वो ट्रांजिएंट फॉल्ट होते हैं, ठीक है। सो रिक्लोजर किसे कहते हैं, देखिए अगर मेरे पास कोई 66 केवी लाइन है, सो इफ द ट्रांजिएंट फॉल्ट हैपेंस बिकॉज ऑफ आर्किंग ऑफ द एयर इन बिटवीन द इंसुलेटर एंड द टावर, देन इट विल डीआयोनाइज विथ विदिन द 0.1 सेकेंड। देखिए अगर मैं यहाँ पे स्टेटिस्टिक आपको दिखाऊं, देखिए इफ द फॉल्ट वाज इंडीड अ ट्रांजिएंट वन and the interruption was of a duration greater than the deionization time, then the reclosure would be successful. That is, there would be no recurrence of the fault. ठीक है, इंटरप्शन होगा लेकिन वो आपके जो भी डिआयोनाइजेशन टाइम जो है उससे ज्यादा नहीं होगा, वो टाइम से ज्यादा नहीं होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो रिले है वो ट्रिप नहीं करेगा, सर्किट ब्रेकर आपका ट्रिप नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिकली फिर से जो है वो क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल रिक्लोज। मतलब एक बार इस तरह से कॉन्टैक्ट जो है ओपन होके फिर से क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहती है पावर सिस्टम की। सो द टिपिकल deionization times for various system voltages are listed below, that we can see that if 66 kV line is there, so if the transient fault happens because of arcing of the air in between the insulator and the tower, then it will deionize within 0.1 second or 0.10 second, as you can see. ओके अगर ये 66 केवी लाइन के लिए है तो ही, ठीक है। अगर 132 केवी लाइन है तो इसका जो भी डीआयोनाइजेशन टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, 0.17 सेकेंड। अगर ये 220 केवी लाइन है तो इसका टाइम हो जाएगा 0.28 सेकेंड, एंड 400 केवी की लाइन है तो इसका टाइम हो जाएगा 0.50 सेकेंड। सो अगर आपकी लाइन जो है, इफ यू आर having a 400 kV transmission line, then you have to wait for the 0.50 second for deionization of the surrounding air. Okay, so we can say that in case of transient fault, reclosure helps to keep the downtime of the system to minimum and increasing the availability of the supply. Okay, so in a high voltage and extra high voltage system, fast reclosure helps in improving the stability of the system. This is because as soon as as soon as the line is disconnected from the system, the rotor angles of various generators start drifting apart, and if they drift beyond the critical angle, then the system loses stability. फाइन, देखिए अगर कोई फॉल्ट जो है वो परसिस्ट हो रहा है या फिर हाई वोल्टेज या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम के अंदर, तो फिर क्या होगा, ये सीधा इफेक्ट आपके जनरेटर को पहुंचाएगा। जनरेटर के अंदर जो भी आपका जो भी जनरेटर का रोटर है, वो रोटर जो है वो आपका एंगल से चेंज होएगा, वो अपना जो पर्टिकुलर एंगल है उससे वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो एंगल जो है उसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो आपका जनरेटर जो है वो स्टॉप हो सकता है, और वहां पे जो है वो फॉल्टी कंडीशन जो है वो आ सकती है, तो इससे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम भी वहां पे रहती है, ठीक है। सो हाउएवर इफ द सप्लाई इज restored by the auto reclosure of the circuit breaker before this critical line, or you can say critical time, the system can remain stable, ठीक है। देखिए रिक्लोजर का मीनिंग में जो है वो आपको समझाता हूं।
अगर अगर मेरे पास ये कोई हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम, तो उसके अंदर जो है रिक्लोजर की सिस्टम जो है वो एक ही बार में हम जो है वो क्लोज कर देते हैं, ठीक है। देखिए, if the fault is permanent one, then reclosure will be unsuccessful. Fine. देखिए, परमानेंट फॉल्ट हुआ तो रिक्लोजर आपका अनसक्सेसफुल होगा, ठीक है। रिक्लोजर जो है वो इस तरह, मतलब देखिए ये इस तरह से ये घूमेगा, ये सर्किट ब्रेकर के ये दोनों कॉन्टेक्ट इस तरह से, ये, और जब भी कोई फॉल्ट होगा तो इस तरह से, या इस तरह से कुछ सर्किट ब्रेकर ओपन होगा, या फिर इस तरह से, देखिए इस तरह से कुछ होगा। तो फिर अगर ये ट्रांजिएंट फॉल्ट है तो फिर से ये जो है वो आपका कनेक्शन जो है हो जाएगा, ठीक है। Thus in the case of transient fault, reclosure helps in keeping the downtime to a minimum and in increasing the availability of supply. Okay, so reclosure has different it is having some different characteristics for low, medium, high, extra high voltage lines. Fine. So in low or medium voltage systems, a maximum of 3 consecutive reclosure are allowed. अगर आपके सिस्टम वोल्टेज जो है वो लो और मीडियम वोल्टेज सिस्टम है, तो वहां पे फॉल्ट अगर कुछ परसिस्ट, मतलब अगर कोई वहां पे फॉल्ट हुआ है, तो वो फॉल्ट अगर ट्रांजिएंट फॉल्ट है तो वहां पे उनको 3 टाइम्स, ठीक है, 3 रिक्लोजर का टाइम दिया जाएगा, 1 by 1 साइमल्टेनियसली, ठीक है, इंस्टेंटली। अगर वो 3 टाइम्स से ज्यादा, मतलब अगर 3 टाइम्स के बाद भी अगर फॉल्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, देन 3 रिक्लोजर के बाद आपका सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा परमानेंटली। फाइन, उसके बाद आप जो है वो फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। इफ द फॉल्ट परसिस्ट इवन आफ्टर द थर्ड रिक्लोजर, देन द सर्किट ब्रेकर इज लॉक्ड आउट एंड नो मोर रिक्लोजर आर अलाउड। फाइन, सो ये लो और मीडियम वोल्टेज लाइन के लिए जो है वो था, ठीक है। सो द मल्टीपल रिक्लोजर इन लो वोल्टेज एंड मीडियम वोल्टेज सिस्टम्स हेल्प इन बर्निंग आउट द ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट। कोई भी अगर किस चीज की वजह से अगर फॉल्ट हुआ है, उसको बर्न होना है। देखिए, कई दफा ऐसा भी होता है कि लाइन के ऊपर जो है वो सांप जो है वो भी चढ़ जाता है, ठीक है, तो वहां पे वो इस तरह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो वो पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, उससे बर्न होने का टाइम देता है, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन दी बर्निंग आउट दी ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट and say a tree branch, and thus in clearing out the particular fault. So only one reclosure is allowed in high voltage and extra high voltage system, because reclosure imposes reclosure imposes the arduous duty on the circuit breaker and the other elements of the power system as the fault MVA is larger. Okay, so we can say that in extra high voltage and high voltage system, reclosure, if done sufficiently fast, helps in improving and stability of the system. So generally high voltage and extra high voltage lines जो है वो टाई लाइंस होती है, ठीक है, टाई लाइंस होती है। So there is a presence of source at both ends, ठीक है। हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा वोल्टेज सिस्टम अगर होगा तो एक जनरेटर यहाँ पे आएगा और एक जनरेटर यहाँ पे भी दूसरे एंड पर भी आएगा, ठीक है। So thus in order for the transient fault arc to be quickly quenched, the line must be instantaneously and simultaneously tripped from both the sides before a reclosure can be attempted. Fine. So we can say that the only one reclosure is allowed in extra high voltage system, as the fault MVA is very large value, and that can spoil the circuit breaker. Okay, so you can see that the 3-step distance protection for the entire line length does not meet the requirement of the instantaneous and simultaneous tripping from the both the end. Okay, डिस्टेंस प्रोटेक्शन के अंदर जो है हमने देखा, ठीक है, कि ये जो है ये पर्टिकुलर डिस्टेंस प्रोटेक्शन की जो एक फिगर जो है मैंने समझाने की यहाँ पे ट्राई किया, ठीक है। देखिए, दिस 3-step डिस्टेंस प्रोटेक्शन फॉर द एंटायर लाइन नेट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंस्टेंटेनियस एंड साइमल्टेनियस ट्रिपिंग फ्रॉम द बोथ एंड। And here you are having 2 generators at both the ends. So for देखिए यहाँ पे only 60% of the length in the middle of the line gets high speed protection from the both end. देखिए यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, ये जो है अपनी बस बार है, ठीक है, ये बस बार A है, ये बस बार B, ठीक है। So बस बार from A to B अगर हम देखें, so at बस बार A distance protection is provided. You can see that 80% of line protected instantaneously. देखिए ये जो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 20, ये रहा 20 और ये अपना 60, ये क्या 60 एंड 20, ये 60 एंड 20, ये देखिए ये 60 प्लस 20, सो 80% ऑफ द लाइन प्रोटेक्टेड
ओके सो अगर इस पर्टिकुलर जोन में यहां पे यहां तक अगर कोई फॉल्ट हुआ है तो इंस्टेंटेनियसली जो है वो आपकी रिले ऑपरेट कर जाएगी, ठीक है, ये 80% के लिए। एंड द 20% ऑफ दिस लाइन, 20%, ये देखिए यहाँ पे ये लाइन की अगर 20% बाकी रहेगी, ये देखिए ये 20% यहाँ पे बाकी रहेगी ये, ठीक है, तो वो क्या होगा 20%, एंड ये जो 40% है, ये जो 40% है, ये जो 40% है ऑफ द एडजेसेंट लाइन will be covered in the second zone. That means it will operate after it will operate after time t1, fine, and remaining portion of the transmission line will be operate in time t2। देखिए 80% जो लाइन है, ठीक है, वो इंस्टेंटेनियसली ऑपरेट होगी, उसके बाद ये जो 20 और ये 40% है वो टाइम t1 के बाद ऑपरेट होगी इसके अंदर, अगर कोई यहाँ पे कोई फॉल्ट हुआ है तो, ठीक है, और रिमेनिंग पोर्शन के अंदर फॉल्ट हुआ है तो ये आफ्टर टाइम t2 जो है वो ऑपरेट होगी, ठीक है। सो दैट इज यू कैन सी दिस डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, 1 2 एंड 3 पोर्शन। ओके ये देखिए ये एक, ये 2 और ये 3, ये आप देख सकते हैं ये 3, ठीक है, ये 2 और ये 3, फाइन। सो अगर ये सर्किट ब्रेकर बी से हम देखें, देखिए यहाँ पे अगर मैं ये सर्किट ब्रेकर दिखाऊं, ये तो ए है, ये बी वाला, ठीक है, बस बार बी, ओके ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन रिले यहाँ पे होगी, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन के अंदर जो है फॉल्ट अपना सेंस करेगा। सो बी टू अगर हम जाए तो ये देखिए ये जो 20 है और ये 60 है, तो टोटल 80% इसकी हुई, टोटल 80% इसकी हुई, ये देखिए ये इतना पोर्शन। सो 80% के लिए यहाँ भी इंस्टेंटेनियस जो है वो ऑपरेशन होगा, ठीक है, फास्ट ऑपरेशन होगा, इंस्टेंटली आपकी रिले जो ऑपरेट कर जाएगी। सो बोथ रिलेज विल बी ऑपरेट इंस्टेंटली फॉर द फॉल्ट विद इन द रीजन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ओनली फॉर 60%। देखिए यहाँ पे 20% बाकी रहेगा, यहाँ पे 20%, तो देखिए ये जो है ये और ये इसका ये पोर्शन यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहां से लेके अगर ये यहां मैं दिखाऊं तो ये यहां तक, तो देखिए ये 60% लाइन। So only about 60% of the length in the middle of the line gets high speed protection from the both ends. For about 20% of the line near each end of the line, a total of 40% of the line length, and the protection is instantaneous from the local end but is delayed from the remote end। देखिए यहाँ पे ये 20% और ये यहाँ पे 20%, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखने जाए, सो देखिए इफ फॉल्ट हैपेंस फॉर फर्स्ट 20%, देखिए यहां पे अगर फर्स्ट 20% में कोई फॉल्ट हुआ है, ठीक है, ऑफ टाइम फ्रॉम बस बार ए, सो दैट इज डिटेक्टेड एज जोन 2 बाय द रिले एट लोकेशन बी। देखिए यहां पे ये हाई स्पीड ऑपरेशन मिलेगा, देखिए यहां पे अगर कोई फॉल्ट हुआ ये 20% लाइन में, देखिए इस पर्टिकुलर पोर्शन में अगर यहां पे कोई फॉल्ट जो है वो अपना अकर हुआ है, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे जो रिले लोकेशन जो है वो क्या होगा, यहाँ पे सेंस करेगा, वो जोन 2 में आ जाएगा, तो ये बी रिले आपकी ऑपरेट करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम डिले प्रोवाइड किया गया है, ये देखिए यहाँ पे ये टाइम डिले, यहाँ पे t1 होगा, ये t2 होगा। सो ये टाइम t1 जो है वो पर्टिकुलर इस पोर्शन में इस फॉल्ट को क्लियर करने में ये टाइम t1 लगेगा। सो रिले विल ऑपरेट instantaneously, relay A will operate instantaneously, whereas the relay at B will operate after some time delay। अगर इस पोर्शन में कुछ हुआ तो रिले ए जो है वो ऑपरेट इंस्टेंटेनियसली कर जाएगी, लेकिन अगर ये फेल हुआ तो ये बी जो ऑपरेशन है, अगर क्या होगा, अगर तो ये जो बी है वो ऑपरेट करने में थोड़ा टाइम लगाएगी, ये t1, ठीक है। दैट मींस वी कैन नॉट गो फॉर द रिक्लोजर बिकॉज ऑलरेडी द फॉल्ट करंट इज सप्लाइड फ्रॉम बी एंड, सो deionization process is not possible unless the circuit breaker are simultaneously opened at both the ends, fine। So some case see here the same case for the fault that happens for this 20% line also, and B operates instantaneously and after some time A will operate, so automatic reclosure not possible in this particular portion, fine। So in order to overcome this problem, whenever the circuit breaker at A detects the fault in zone 1, it can transfer the signal from A to B, which is carrier signal, okay, it would be a carrier signal, so automatically signal is received by B, so B will detect that fault and instantaneously it will trip the circuit breaker, fine। So only for 60% of line length in the middle gets high speed
protection. So in order to be able to implement auto reclosure, we need to augment the distance protection so that instantaneous stripping from both the ends for 100% of the line length becomes possible. So carrier based schemes helps us in achieving this objective. So how we can achieve this? First of all, we'll see that the carrier added protection, why it is necessary. Why it is necessary? Because first one is in high voltage and extra high voltage lines, very fast and simultaneous operation of circuit breaker at two ends is necessary. ठीक है, टू एंड क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज लाइन जो है वहां पे दोनों साइड के अंदर जो है वो आपका जनरेटर रहेगा, इसलिए सो जनरेटिंग स्टेशन. ठीक है, सो वेरी फास्ट एंड साइमल्टेनियस ऑपरेशन of circuit breaker at two ends is necessary. This is because such lines are tie lines and there exists source at both the ends. Fine. In high voltage and extra high voltage lines, fast clearing maintains the stability of the system. This is because at the time of fault, the generator drifts apart, and if they drift beyond the critical angle, that may fall out of synchronism, making system unstable. That we have already discussed. Fine. So in pilot wire protection, the pilot wires need to carry rated secondary current of current transformer that is continuously, hence their cross sections are high, and this causes large voltage drop, and this is avoided in the carrier protection. Fine. So the carrier current protection provides easy discrimination for the simultaneous faults. Due to inaccuracy in current transformer, the mal-operation of pilot wires protection is possible under heavy loads, and this is not possible in carrier-aided protection. And last one is, with the help of carrier signals, the remote control of power station is also possible. So these are the carrier-aided protection necessities. Okay, so you can write in the exam also that why carrier-aided protection is necessary, because of these 6 elements. Fine. Moving further with various options for a carrier. Okay. So protective relays process information contained in the voltage and current at the local. ना हमें पता है कि जो आपकी रिले होगी उसके अंदर 2 क्वांटिटी चाहिए ऑपरेट करने के लिए, वोल्टेज एंड करंट. ठीक है, दोनों क्वांटिटी हमको चाहिए. सो द रिले only indirectly infers about the conditions at the remote end through these signals. Fine. So as the fault distance increases, the pictures becomes more and more fuzzy, क्योंकि distance जो है वो काफी ज्यादा है. ठीक है, so hence there is always an ambiguity about the exact location of remote fault. It becomes impossible to distinguish between a fault just beyond the remote bus and one just ahead of it. तो ये काफी ज्यादा जो है वो टीडियस हो जाता है कि फॉल्ट जो है वो कहाँ पे परसिस्ट हो रहा है और फॉल्ट कहाँ पे हो रहा है. ठीक है, सो द इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिमोट फॉल्ट इज एक्यूरेट एट दिस नियरेस्ट एंड, एंड द सेम इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड to the remote end with the help of power frequency lines. Power frequency line, that means 50 hertz line. Fine. So thus to have the exact information about the fault at both the ends, some carrier channel is required. So various requirements of such an ideal carrier channels are: delay involved in the communication should be small compared to the time period of the system frequency. At 50 hertz, the delay should be much less than 20 milliseconds. 20 milliseconds. So there are various options are available for the carrier added protection. See, since only a small amount of information is to be passed, the carrier channel need not to have very high bandwidth. Okay, it doesn't require very high bandwidth for the protection purpose. Faults on the power system should not adversely affect the functioning of carrier channel, and the carrier channel should be under full control of the utility company. So the carrier equipment such as carrier transmitter and receiver should be protected from the high potential of extra high voltage line, and the carrier channel should be economical. So there are various possible carrier for information for relaying. That first one is, if we are going with the leased telephone lines that we can see that outside of our houses and homes, that
telephone lines from the telephone service provider. So it is it is having running cost very high. Fine, so maintenance is a problem. And the guarantee of quality of service may be difficult to obtain. Okay, अगर कुछ fault वहाँ पे हुआ तो कोई उसकी गारंटी नहीं है और कोई जो है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसके लिए नहीं है, ठीक है, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे लेने वाला नहीं है इस पर्टिकुलर केस में. सेकंड जो है वो है टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव कम्युनिकेशन चैनल. तो वो जो है लीज भी हो सकती है और यूटिलिटी के अंदर भी आ सकती है. सो फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो टेरेस्ट्रियल जो भी माइक्रोवेव इसकी क्या है 3 and 30 गीगाहर्ट्ज. So the range of communication is line of sight. So large number of antenna towers are required for this particular channel. So therefore initial investment जो वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. Initial investment तो बढ़ ही जाएगा, उसके साथ ही maintenance cost भी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी. So it provides very high and large bandwidth which may be shared with other data communication services also. So that we cannot use. अगेन थर्ड वन इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन. हमें पता है कि सैटेलाइट जो है वो हम ऑर्बिट के अंदर जो भी वहां पे भेजते हैं तो डिस्टेंस जो है उसका 36,000 किलोमीटर जो है अप्रोक्स होता है, ठीक है. सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूजिंग वीसेट टर्मिनल्स यूजिंग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एट 36,000 किलोमीटर. सो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी की जो भी रेंज है सैटेलाइट के अंदर वो रेंज क्या होगी 3 and 30 गीगाहर्ट्ज. सो द प्रोपोगेशन डिलेज इन्वॉल्व्ड आर ऑफ ऑर्डर ऑफ, देखिए प्रोपोगेशन डिले क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टू टाइम्स होगा, ठीक है. सो डिस्टेंस जो होगा 2 टाइम्स होगा, टू टाइम्स इंटू 36,000, क्योंकि यहाँ पे हम सैटेलाइट कहाँ पे रखते हैं ऑर्बिट के अंदर अर्थ से 36,000 किलोमीटर पे. और ये जो होगा 3 into 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड. सो हम डिवाइड करेंगे तो उसका जो भी आंसर आएगा वो 240 मिली सेकेंड. तो इतना टाइम जो है वो लग जाएगा. तो अप्रोक्सीमेटली 12 साइकिल्स, ठीक है, 12 साइकिल्स जो है वो और 240 मिली सेकेंड जो है उतना टाइम लग जाएगा फॉल्ट को क्लियर होने में, रिले को सेंस करने में. तो ये जो हम प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये 12 साइकिल्स बहुत ही ज्यादा हो गया, ठीक है. तो वहां पे फॉल्ट जो है वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. सो ये हम नहीं यूज करते. तो एक लास्ट ऑप्शन जो है वो है पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन. सो दिस इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सिंस पावर लाइन कंडक्टर डबल्स एज द फिजिकल मीडियम फॉर कैरिंग द कैरियर सिग्नल एंड द कैरियर सिग्नल इज अ सिग्नल ऑफ मच हायर फ्रीक्वेंसी. इट इज हैविंग मच हायर फ्रीक्वेंसी. करियर सिग्नल जो होता है वो काफी ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी का होता है. इट लाइज वैल्यूज जो उसकी होती है वो इट लाइज बिटवीन 50 to 200 किलोहर्ट्ज, ठीक है, इतना हम कह सकते हैं. सो द फ्रीक्वेंसी बैंड allocated to this service is 50 to 200 kilohertz. Thus the carrier signal frequency is just above the audible frequency range, fine, and just below the medium wave radio broadcast band. So due to moderately low frequency of the carrier, a small bandwidth is available, and however protective relaying does not need a large bandwidth. What is important is delay involved, and which is very small in case of power line carrier. We can say, for example, 1000 kilometer line will cause a delay of only 0.33 milliseconds, only 0.33 milliseconds. So that is why we are using the power line carrier communication, ठीक है. So I hope कि आपको जो बेटर आइडिया अभी तक आ चुका होगा कि क्यों हम करियर सिग्नल प्रोटेक्शन यूज करते हैं. थैंक यू.